नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हालांकि एक महीने तक जो लड़ाई में तेजी कमी आई है, लेकिन रूस समय समय पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला कर रहा है और अब भी कीव की घेराबंदी पूरी तरह से रूसी सेना ने कर रखी है। कीव पर कब्जा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाया है, लेकिन उस कब्जे के पहले रूस की सेना ने जिस तरीके से आसपास के इलाकों की घेराबंदी की और वहां पर सैनिक मूवमेंट के दौरान कुछ ऐसे कारनामे किए जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कीव से 25 किलोमीटर दूर बूचा शहर में उन नरकंकालों के मिलने के संदर्भ में और डेड बॉडीज के मिलने के संदर्भ में, जिस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान है कि अब इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता कि रूस को और राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्राइम और वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखा जाए और उनके खिलाफ मानवाधिकारों का हनन और मानवता के गौरव के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जाए और इस संदर्भ में मुकदमा चलाया जाए। क्या जेलेंस्की ने कहा और क्या अमेरिका कह रहा है, दुनिया के तमाम देशों में इस मुद्दे पर किस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है और मीडिया इसको किस नजरिए से देख रही है, ये हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तव में बुचा शहर में हुआ क्या और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो अपने आप में डरावनी है। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस हमारे पास थे और हैं भी, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते, सिर्फ बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं जो वास्तव में किसी भी सभ्य समाज में युद्ध के नियम के मुताबिक, उस चार्टर के मुताबिक वो उसका उल्लंघन दिखता है। और ऐसे में अगर रूस की सेना, जो दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेना कही जाती है, उसकी तरफ से अगर इनोसेंट नागरिकों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की गई है तो रूस की सेना की बड़ी बदनामी है। साथ ही साथ सेना के अपने उस तौर तरीके पर और उनके प्रोफेशनलिज्म पर, क्योंकि हर एक देश की सेना का एक प्रोफेशनल तौर तरीका होता है युद्ध लड़ने या आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यवहार, बर्ताव और युद्ध लड़ने के तरीके, ये सब वॉर प्रोफेशनल्स की भूमिका में और उसके दायरे में आते हैं। और इसके संदर्भ में हम आपको बताते चलें कि बाकायदा पूरी दुनिया में एक चार्टर, एक कानून है। उस दायरे को अगर कोई लांघता है, उस सीमा को कोई तोड़ता है तो उस पर आरोप लगते हैं और अगर उस देश पर पूरा दबाव बनाया जा सके तो उसके मुखिया या आर्मी के प्रमुख या जिस तरह से कार्रवाई की गई हो उसके खिलाफ इंटरनेशनल अदालत में बाकायदा कार्रवाई की जाती है और पनिशमेंट भी दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या कार्रवाई होगी, क्या पनिशमेंट होगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन खबर है क्या? सबसे बड़ी बात कि आपको लगता होगा कि आखिर में कीव शहर पर अभी रूस की सेना क्यों नहीं घुसी। हम बराबर ये कहते आए हैं कि रूस की सेना किसी भी वक्त जब भी चाहे वो कीव में दाखिल हो सकती है, लेकिन कीव में दाखिल होने के दौरान जिस रेजिस्टेंस का अर्थात प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, उसमें सेना को बहुत ही युद्ध के नियमों के हिसाब से जो तय मानक है उससे हट करके कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें नागरिकों की जानें जाएंगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसका दुष्प्रभाव और उसका आरोप रूस की सेना पर और वहां के आर्मी के रणनीतिकारों पर लगेगी। अंततः वो आरोप व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन पर लगेगा। हुआ यूं कि कीव को घेरने से पहले उन सभी शहरों के इर्द गिर्द जहां पर रूस की सेना पहुंची, वहां पर रूस की सेना एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके पूरे बैरियर को तोड़ते हुए उन इलाकों में सेना प्रवेश करके महत्वपूर्ण स्थानों पर
अपना कब्जा जमाती है और नागरिकों से यह कहा जाता है कि अब उनका ये शहर रूस के कब्जे में है। इसी प्रक्रिया के तहत बुचा शहर, जो कीव से ठीक 25 किलोमीटर दूर है, उस उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मुख्यतः उस इलाके में रूस की सेना की एंट्री होने के बाद, चूंकि इस पूरे छोटे से शहर की आबादी मात्र 36,000 कहीं बताई जा रही है, और इस 36,000 की आबादी में जब लड़ाई बाकायदा शुरुआत की गई फरवरी के महीने में, तो एक सप्ताह के भीतर ही वहाँ से ज़्यादातर लोग निकल गए, क्योंकि ताबड़तोड़ बमबारी से भयाक्रांत लोग निकल करके दूसरे देशों में जो बुचा से लगते हुए थे और यूक्रेन के लगते हुए देश थे, वहाँ पर जाकर के शरण ले चुके थे। बुचा शहर युद्ध के एक पखवाड़े के भीतर लगभग खाली हो गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 से 5 हजार की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे अपने घरों में, और उन्होंने शहर न छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद रूस की सेना जब बड़े आर्मी डिप्लॉयमेंट के साथ जब चारों तरफ के एरिया को घेर लेती है, तो बुचा शहर में एंट्री करती है। बुचा शहर में एंट्री करने के बाद प्रतिरोधकों को तोड़ते, प्रतिरोधक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर्मी ने जो बैरियर्स लगाए होते हैं और जो वहां पर उनके जवान तैनात होते हैं, उन सारे बैरियर्स को तोड़ते, उनको खत्म करते, परास्त करते सेना आगे बढ़ती है। और बताया ये जा रहा है कि ज्यादातर शहरी इलाका पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, लेकिन उन 3-4 हजार नागरिकों में जो कि अपने मातृभूमि के लिए डटे हुए थे, वहां पर रूस की सेना ने बर्बरता की हदें पार कर दी। ये खबर में बताई जा रही, हम आपको वो बता रहे हैं जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई हैं, और उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर जाकर के कवरेज किए और जो वस्तुस्थिति देखा वो बताया गया। लेकिन इसके पीछे का सच भी आपको जानना जरूरी है, जो आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बुचा शहर में जब आर्मी प्रवेश करती है, जो तथ्य बताया गया है उसके आधार पर मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको। उसके बाद आर्मी ने पूछताछ की होगी, लोगों को अपने कंट्रोल में लिया होगा, उन्हें गिरफ्तारी की गई होगी, और जिस तरीके से आर्मी मूवमेंट के दौरान जब कब्जा किया जाता है तो नागरिकों को भी अगर पकड़ा जाता है तो उनसे पूछताछ की जाती है। इस दौरान हम आपको बताते चलें कि जेलेंस्की ने एक ऐलान किया था कि हमारे आर्मी के साथ साथ नागरिक भी आर्मी की तरह लड़ेंगे, और उनको बहुत थोड़े समय में अर्थात 24 से 48 घंटे के दौरान राइफल्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई और आर्मी की तरह लड़ने के लिए नागरिकों से आह्वान किया गया, और मातृभूमि के लिए लड़ने के इरादे से नागरिकों ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा और वो एक सामान्य जीवन जी रहे थे। जब आर्मी प्रवेश की उसके बाद पूछताछ और इन सब दौरों से गुजरती हुई आर्मी जब एरियाज को कैप्चर करती गई तो उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब वहां से टैंक गुजरते थे उन पर हमले किए जाते थे। इस तरीके से आर्मी ने देखा, रूस की आर्मी को यह समझ में आ गया कि बचे हुए लोग कहीं ना कहीं युद्ध की वो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं जो एक सेना को दी जाती है, हालांकि उसमें वर्षों लगते हैं। बहुत थोड़े समय में दी गई उस ट्रेनिंग के दौरान वो नागरिक सैन्य भूमिका में थे और उस लड़ाई में रूस को, चूंकि वो स्ट्रीट फाइटिंग है, और यही एक कारण है कि एवी स्टार न्यूज पर बार बार ये कहा गया कि रूस की सेना किसी भी शहर में दाखिल होने से पहले कई बार सोचेगी, क्योंकि स्ट्रीट फाइटिंग में अल्टीमेटली जानमाल का नुकसान ज्यादा होगा, जिसमें रूस की सेना भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलेगी और दूसरे पक्ष अर्थात यूक्रेन के नागरिक और वहां की सेना भी बहुत नुकसान उठाएगी। इसी कारण से स्ट्रीट फाइटिंग से बचने के लिए रूस की सेना ने पहले कीव के इर्द गिर्द इलाकों में घेराबंदी की और वहां पर एंट्री की, और उसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उनको बुचा शहर में झेलना पड़ा। और इसके बाद आर्मी एक देश के किसी एक भाग में प्रवेश करने के दौरान जब इस तरीके से प्रतिरोध को झेलने के दौरान नुकसान में दिखने लगी, उनको ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया, तो
प्रोफेशनलिज्म से हट करके आर्मी जिस तरीके का इस्तेमाल करती है, हालांकि उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन सीधे सीधे होता है। और कुछ यही बुचा शहर में हुआ, जब कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखी जो हम आपको नहीं दिखा सकते और आप विचलित हो सकते हैं उसको देखने के बाद, इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। उसमें नागरिकों के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और उनके सर पर गोली मारी गई है। यही नहीं, कहीं तो सड़कों पर 100-200 मीटर की दूरी पर लाशें दिख रही हैं और कुछ 1-2 तस्वीरों में तो बाकायदा एक स्थान पर इकट्ठा किए हुए 30 से 40 डेड बॉडीज, बिल्कुल बिना किसी कब्र के, जिस स्थिति में उनको अंतिम तौर पर शूट किया गया है, वो उसी तरह से उनके फोटोज, उनके वीडियोस और उनके स्टिल्स जारी किए गए। इससे साफ जाहिर है कि अगर यूक्रेन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि रूस को वॉर क्राइम का दोषी माना जाएगा, जो उसकी आर्मी आक्रामक तौर पर एंट्री करने के बाद जिन कृत्यों को अंजाम दिया है वो युद्ध नियमों के विपरीत हैं और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप और वॉर क्राइम के तहत जो भी धाराएं लगती हैं उनका इस्तेमाल करके व्लादिमीर पुतिन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूक्रेन की तरफ से ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और उसको प्रोपोगेट कर रही है पश्चिमी मीडिया। हालांकि जो दृश्य हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि नागरिकों को, जिसमें बहुत ही इनोसेंट नागरिक हैं, नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनको सड़क पर मार करके, शूट करके और वहीं छोड़ दिया गया। और कुछ ऐसे जगह भी दिखाए गए हैं जहां बाकायदा एक साथ कई डेड बॉडीज को दफना दिया गया है और आनन फानन में की गई इन कार्रवाइयों का बाकायदा वीडियो और उनके फोटोज लिए गए और उसको सार्वजनिक किए गए। देखने में यह लगता है कि कोई भी एक प्रोफेशनल आर्मी, वो भी रूस जैसे ताकतवर देश की सेना ने अगर इस तरीके से किसी भी कृत्य को अंजाम दिया है तो एक बड़ा मुद्दा बनता है कि क्या निरीह इनोसेंट नागरिकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हालांकि रूस की तरफ से इनकार किया जा रहा है। फिर सवाल उठता है कि इन नागरिकों की हत्या करने के पीछे रीजन क्या है। क्या जिस वॉर क्राइम की बात की जा रही है और व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताने की बात कही जा रही है, क्या उसमें कोई दम है। बड़ा सवाल है कि इस तरीके से जब दो देश युद्धरत होते हैं और एक देश की स्थिति बहुत मजबूत होती है और उन स्थितियों में अगर अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश किसी एक छोटे या अपने से कम स्थिति वाले, कम मजबूत देश पर आक्रमण करते हैं और वहां पर शहरों पर कब्जा करते हैं, एरियाज पर कब्जा करते हैं, तो क्या इस तरह के कार्रवाइयों से वो इनकार कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आर्मी के मूवमेंट में इस तरीके की स्थितियां बनाई जाती हैं और ऐसी स्थितियों में जो कुछ भी होता है वो दृश्यों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जनरली वो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उन सारे एविडेंसेस को समाप्त कर दिया जाता है। ये हम वो बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में सुरक्षा बलों के और विशेष करके आर्मी के मूवमेंट के दौरान होता है। कुछ ऐसी स्थिति रूस की सेना के सामने आई और रूस की सेना हमलावर सेना थी, वो आगे बढ़ती हुई सेना थी। आगे बढ़ती हुई सेना का एक बेहतर तरीके से सामना करने का ऐलान जेलेंस्की कर रहे थे और उसके तहत नागरिक खुद सेना की भूमिका में आए और इसके कारण से जो नुकसान रूस की सेना को उठाना पड़ रहा था उसका सामना करने के लिए वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ जब सेना एंट्री की, उस दौरान रेजिस्टेंस से बौखलाई रूसी सेना ने इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दिया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रूस का आरोप कुछ और है कि जेलेंस्की ने प्रोपेगेंडा के तहत रूस को बदनाम करने के लिए अपने नागरिकों की हत्या वहां उपस्थित, वहां मौजूद अपने ही सेना के द्वारा करवाया है। इन आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में
निरीह इनोसेंट नागरिकों को मारने मरवाने की भूमिका किसकी थी? किस सेनानायक की, किस सैन्य रणनीतिकार के तरफ से इस तरह के आदेश दिए गए? सवाल यह है कि आम नागरिकों की हत्या से क्या सेना का जो मनोबल होता है या सेना की जो भूमिका तय की गई होती है उस एरिया को कब्जा करने की, क्या वो सध जाता? लगता तो नहीं है कि रूस की सेना 400 से अधिक जैसा कि संख्या भी बताया जा रहा है और पूरी संख्या 500 के इर्द गिर्द बताई जा रही है। सिर्फ इतने नागरिकों के हत्या कर देने के बाद क्या बुचा शहर या क्यू शहर को रूस की सेना ने कब्जा कर लिया? सच तो यह है कि इनोसेंट नागरिकों के मारने पर, उनको मौत के घाट उतार देने पर न तो यूक्रेन के सेना के मनोबल पर कोई प्रभाव पड़ता, क्योंकि यूक्रेन की सेना बराबर लड़ रही है, और अपना सब कुछ खो देने के बाद जेलेंस्की इस नुकसान से इतना आहत नहीं हो सकते थे, इतना उनका मनोबल नहीं गिर सकता था कि वो युद्ध को रोकने की घोषणा कर दें। फिर आर्मी की तरफ से ये अगर कोई रणनीति के तहत इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये समझ से परे बात लगती है। इसलिए बुचा नरसंहार को बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया है और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जेलेंस्की जिस तरीके से रूस को दोषी ठहरा रहे हैं, हो सकता है, हालांकि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि वार क्राइम और क्रिमिनल बताने की स्थिति में और पुतिन के खिलाफ जिस मुकदमे को चलाने की बात कही जा रही है, अगर वो स्थिति बनेगी तो शायद इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका होगा और उसका अंजाम क्या होता है या क्या हो सकता है, इसकी हम आप सहज कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पुतिन इतना कमजोर होते तो जेलेंस्की सहित यूक्रेन की तबाही के वो इबारत और वो कहानी नहीं लिख रहे होते, जबकि पूरी दुनिया पुतिन को और रूस को रोकने में लगी हुई है, उनको ध्वंस देने में लगी हुई है, लेकिन हर एक नए दिन नए हथियार और नए घातक मिसाइलों के साथ रूस यूक्रेन के हर बड़े क्षेत्र पर, हर रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हमला कर रहा है। सवाल यह है कि सिर्फ कुछ नागरिकों की हत्या करके क्या कीव शहर को रूस अपने कब्जे में ले लेता? सच तो यह है कि जिस बात पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, एवी स्टार न्यूज अपने इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में आपके सामने वो पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है जो शायद आपको समझने में आसानी हो कि वास्तव में बुचा शहर में हुआ क्या था। जब भी किसी देश की सेना के साथ वहां के जनता आर्मी की भूमिका में आकर लड़ रही होती है, फिर उसके साथ वॉर की स्थिति में दुश्मन की सेना उसी तरह हमला करती है, उसी तरह व्यवहार करती है जो व्यवहार किया जाता है। और हमले की स्थिति में रूस की सेना को, और वो कुछ ही घंटे का समय रहा होगा जब भारी विरोध का और बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा होगा, ऐसे में आर्मी का पूरा मूवमेंट पूरे दल बल के साथ, पूरे शक्ति के साथ आर्मी आगे बढ़ी होगी और उस दौरान सेना को जो भी दिखा होगा उन सब की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तो एक कानून सम्मत होती है, उन सबको अपने कब्जे में लिया गया होगा। उनसे पूछताछ के दौरान बुचा शहर में यूक्रेन की सेना की रणनीति से जो जानकारी निकली होगी, उसके बाद रूस की सेना ने उन नागरिकों के साथ वही व्यवहार करने का निर्णय या फैसला किया होगा जो फैसला आर्मी मूवमेंट के दौरान अपने दुश्मन के साथ करती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वहां पर सिर्फ गोलीबारी की जाती है या गोलियों से या शूट करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता, फिर हाथ बांध करके टॉर्चर करके सिर में गोली मारने का अभिप्राय क्या है? सवाल यह है कि बुचा शहर से लेकर के आगे जब स्थिति बनती, जो कि अभी तक नहीं बन पाई है, कीव में एंट्री की, और बुचा शहर से अगर एंट्री होती तो कीव के बड़े रणनीतिक भूक्षेत्र को रूस की सेना अपने कब्जे में ले सकती थी जब ये वाकया हुआ, लेकिन अभी तक कीव कब्जे में नहीं लिया जा सका। सिर्फ यही कारण है
कि कीव के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं वहां पर रूस की सेना दाखिल हो चुकी है, लेकिन उन स्थानों से आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि नागरिकों का यही बड़ा प्रतिरोध रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और बुचा में एंट्री करने के बाद जो नागरिक इस तरीके से, अगर रूसी सेना ने इस तरीके से वॉर क्राइम किया है, उनके जद में आए, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मिसाल पेश करने की कोशिश की है, कोशिश की होगी। कीव सहित कीव के इर्द गिर्द के उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी शहरों में जहां नागरिक सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के न लड़ें, इसलिए इस तरीके से एक ऐसी बड़ी कार्रवाई, एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया जो वॉर रूल्स के हिसाब से गलत है। लेकिन हुआ भी वही, जेलेंस्की ने तमाम तस्वीरों और उन वीडियोस के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की, प्रोपोगेट करने की कोशिश की कि न सिर्फ यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है, बल्कि तबाहग्रस्त, तबाही से मजबूर, परेशान यूक्रेन के नागरिकों के साथ वो जुल्म किए जा रहे हैं जो किसी भी देश की सेना वॉर लॉज के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकती। और हुआ भी यही है, जिसमें यूक्रेन के समर्थन में बहुत बड़ी सिंपैथी का एक दौर, एक दायरा बना है। और अब मांग यहां तक होने लगी है कि पुतिन के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाए। यह दूर की बात है, ऐसा अभी संभव नहीं है। युद्ध के नियमों और किसी भी देश की आर्थिक और सैन्य ताकत को देखते हुए आप सहज अनुमान लगा सकते हैं यह स्थिति तब हो जब पुतिन और रूस की स्थिति इतनी खराब कर दे सामने वाली सेना या पूरी दुनिया कि वो मजबूर हो जाए आत्मसमर्पण करने के लिए। और ये बहुत दूर की कौड़ी, बहुत दूर की बात लगती है, ये संभव नहीं है। लेकिन 400 से अधिक नागरिकों के साथ और वहां पर सामूहिक रूप से नरसंहार के बाद उन्हें जिस तरीके से मिट्टी को खोद करके जिनको कब्र में दफनाया गया और जिस जघन्य तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, रूस की सेना और उसके प्रोफेशनलिज्म पर एक बड़ा धब्बा या दाग तो लगा ही है। लेकिन आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक कीव में कोई सेना रूस की जो दाखिल होना चाहती है वो क्यों नहीं दाखिल हो पाई, क्योंकि एक बुचा शहर की कहानी पूरी दुनिया में रूस के इज्जत को, उनके सेना के तौर तरीकों पर ढेर सारे सवाल उठा रही है। लेकिन उन सवालों के इतर अगर हम आप हट करके देखें तो जो वस्तु स्थिति रही होगी वो ये कि बढ़ती या आगे जाती हुई सेना को रोकने के प्रयास में नागरिकों ने जिस रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया होगा, उससे बौखलाई रूसी सेना ने आनन फानन में वो सारे निर्णय लिए, वो सारे फैसले लिए जिससे डर, भय और आतंक का एक ऐसा माहौल कायम हो सके जो पूरे कीव तक और कीव के उन नागरिकों तक पहुंचे जो जेलेंस्की के लिए ढाल बनकर के अंतिम समय तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। हालांकि बुचा शहर के दृश्य पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन बुचा शहर में जो कुछ भी हुआ है वो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन में युद्ध के सारे नियम उसको तोड़े गए हैं। यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत से रूस की बढ़ती हुई या आप कह सकते हैं कि आगे एग्रेशन में जाती हुई सेना को रोकने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाए हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण और जरिया है जिसमें नागरिकों को ढाल बनाया जा रहा है। उनको सेना की एक बहुत ही छोटी सी ट्रेनिंग दे करके उनको सैन्य कामों में लगाया जा रहा है। और उस दौरान हर एक घर से जब आर्मी की भूमिका अदा करते हुए लोग किसी आगे बढ़ते हुए एग्रेसिव सेना के साथ दो चार होती है या उनका आमना सामना होता है, तो वहां इसी तरीके की स्थितियां, इसी तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। जो परिस्थिति, जो स्थिति और जो दृश्य आप बुचा शहर में देख करके हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, यहां तक कि आप विचलित हो सकते हैं। इस विचलन की स्थिति में रहते हुए भी आप सहज इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों के साथ कितना
दुर्व्यवहार किया है और कितने स्वार्थवश उनको आग में झोंकने का काम किया है, शायद इस पर नजर जो बार बार एबी स्टार न्यूज के माध्यम से जानी चाहिए। हम बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पुतिन को समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो जेलेंस्की भी अगर वॉर हीरो साबित किए जा रहे हैं, तो ये पश्चिम मीडिया का एक नजरिया हो सकता है, जिस नजरिए पे चलकर वास्तव में यूक्रेन के उन निरीह इनोसेंट नागरिकों के साथ वो बहुत कुछ होने दिया जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए बुचा नरसंहार को एक नजरिए से देखकर हम आप सिंपैथाइज हो सकते हैं, हम आप रूस को घृणित बता सकते हैं, इस जघन्य हत्याकांड के लिए एक जनमत तैयार कर सकते हैं। सवाल तो यह है कि जब रूस आमादा है कि जब तक जेलेंस्की झुकेंगे नहीं और नाटो के गोद में खेलने का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक रूस यूक्रेन को पीटता रहेगा। क्या दुनिया का कोई देश रूस को इस काम को करने से रोक पाया है? जब यह रोक नहीं पाया तो कुछ नागरिकों को, जिन्होंने अपना अमूल्य जीवन यूं ही खत्म कर दिया, या जेलेंस्की के कहने पर वो एक बढ़ती हुई एग्रेसिव सेना को रोकने के लिए आगे आए और उनको इस तरीके से, इस जघन्य तरीके से, इस विभत्स तरीके से उनके हाथों को बांध करके उनको मौत की नींद सुला दिया गया। इसके लिए अगर पुतिन जिम्मेदार हैं तो क्या जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं है? और क्या नाटो के वो देश जो अमेरिका के रणनीति के तहत फिलहाल जेलेंस्की को वॉर हीरो बता करके उनका इस्तेमाल रूस को उसकी सीमा में, उसको हद में लाने के लिए कर रहे हैं, क्या पश्चिम के वो देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसलिए अगर मानवता या मानव नरसंहार का कोई मामला उठता है और मानवता को शर्मसार करने के लिए पुतिन को दोषी बताया जाता है, तो पूरी दुनिया के वो देश जो एक गैर बराबरी के युद्ध में जेलेंस्की को वॉर हीरो बता करके उनको सिर्फ सांत्वना दे करके और अपने फायदे के लिए हथियार उपलब्ध करा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि इसका खामियाजा यूक्रेन की वो निरीह और इनोसेंट जनता झेल रही है, जो बुचा नरसंहार में दिखा भी है, जो पूरा यूक्रेन आहत है, त्रस्त है, उसके लिए जिम्मेदार क्या दूसरे देश के लोग नहीं हैं? ऐसे में भारत का वो नजरिया जिसमें जेलेंस्की और रूस मिल बैठ करके बात करें और आहत यूक्रेन को अब कम से कम और बर्बाद न करें, इसके लिए एक जनमत तैयार किया जाए और दोनों के बीच बातचीत का एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। ऐसा न करके सिर्फ चंद तस्वीरों और वीडियोस के जरिए जो प्रोपेगेंडा का ये खेल हो रहा है, यकीन मानिए पुतिन और उनका देश ये साबित कर देगा कि ये सब कुछ पश्चिम मीडिया की देन है। और जो कुछ भी हत्याकांड में जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया, जिन लोगों ने इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके पीछे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। उस कॉन्स्पिरेसी में रूस की सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एविडेंस अर्थात साक्ष्य ये नहीं है कि रूस की सेना ने ही उनके हाथ बांधे और उसके बाद सामूहिक रूप से सबको गोली मार दी। इस बात के प्रमाण अभी तक न तो जेलेंस्की दे पाए हैं, न तो जेलेंस्की की सेना दे पाई है, न उनके रणनीतिकार दे पाए हैं। वीडियोस तब बनाए गए जब गोली मारने के बाद सामूहिक रूप से या सड़कों पर 200-300 मीटर की दूरी पर गिरी हुई लाशें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में रूस भी इस बात को प्रोपेगेट करने की स्थिति में है और वो ऐसा करेगा कि बुचा नरसंहार वस्तुतः एक प्रोपेगेंडा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में दोनों के आरोपों में दम लगता है और मीडिया में ये खबरें दिखाई जाती रहेंगी, इस तरह के वीडियोस दिखाए जाते रहेंगे। आप आहत होंगे, परेशान होंगे, विचलित होंगे, क्योंकि मानवता पर एक बड़ा प्रहार होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, क्योंकि इस खेल में हथियारों के सप्लाई के नाम पर अपने हितों को साधने में अगर पश्चिम के देश और पश्चिम की मीडिया बहुत प्रभावी ढंग से इस मामले को उठा रही है, तो रूस भी इसके लिए वो तमाम एविडेंस इकट्ठा कर चुका होगा
जिसमें वो साबित करेगा कि ये सब जेलेंस्की के इशारे पर किया गया ताकि रूस की सेना की बदनामी हो सकता है कि रूस की एग्रेसिव सेना ने इस तरीके से कृत्यों को अंजाम दिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन नागरिकों को सेना की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उनको सिर्फ 42-72 घंटे के अंतराल में सेना की भूमिका में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या जेलेंस्की उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते? आप कह सकते हैं कि इस स्थिति में जेलेंस्की को माना जाएगा कि वो अपने देश के लिए अपने नागरिकों का आह्वान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं। फिर तो ये सवाल उठेगा कि जेलेंस्की जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस तरीके से आम नागरिकों की तबाही और वहां के आर्थिक संसाधनों की बर्बादी होगी, और ये युद्ध जो चल रहा है उसको रोकने वाला कोई और नहीं है। ऐसे में हर उस स्थिति का सामना अब यूक्रेन को करना पड़ेगा, यूक्रेन के नागरिकों को करना पड़ेगा। इस देश में शांति कैसे आए, रूस और यूक्रेन शांत कैसे हों और वार्ता के टेबल पर जाकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर करें, ताकि यूक्रेन के लोग जो मुफलिसी का और मजबूरी का जीवन जीने को मजबूर हैं, वो सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। क्योंकि एक अनुमान और आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में तबाही उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सामान्य स्थिति में पहुंचने के लिए यूक्रेन को 3 दशक से अधिक का समय लग सकता है। एक आबाद और आधुनिक दुनिया के साथ आगे बढ़ने वाला यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, कराह रहा है। ऐसे में उस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके माध्यम से रूस की हेकड़ी निकालने के अमेरिकी प्रयास में जो कुछ भी ये प्रोपोगेट किया जा रहा है उसका एक नमूना बुचा नरसंहार है। और इस बुचा नरसंहार में हम आप कुछ समय के लिए सिंपैथी दे सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और रूस को कोस सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कोसने से, क्या इस तरह के इस कदर और इस स्तर पर बनाए गए जनमत से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? और जब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, बुचा जैसे कई हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। यकीन मानिए, क्योंकि कीव को कब्जे में लेकर जेलेंस्की को उनकी औकात दिखाने की बात पुतिन बराबर कर रहे हैं, और पुतिन ऐसा करने की स्थिति में है। इस यथार्थ को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब पुतिन की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी तो वो अपने परमाणु जखीरे पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और एक बार अगर उनकी उंगली परमाणु बटन तक गई तो पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। इस बात से अमेरिका भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बुचा नरसंहार पर प्रोपेगेंडा से हटकर पूरी दुनिया या ये जनमत ये तैयार हो कि युद्ध कैसे रुके, और सभी देश अपने स्वार्थ को छोड़ करके इन दोनों देशों को युद्ध से दूर होने के लिए सामने आए। यही वो प्रयास होगा, अन्यथा आने वाले समय में और बुचा नरसंहार देखने को मिल सकता है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।